नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे मास मूवमेंट को। ये हमारा वेदरिंग और मास मूवमेंट का लास्ट टॉपिक होगा। हमने फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोटिक और बायोकेमिकल वेदरिंग इन सबको डिस्कस कर लिया है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास मूवमेंट की। मास मूवमेंट यानी ग्रेविटी की सबसे पावरफुल फोर्स। जब रॉक और सोइल वीक हो जाते हैं तो ग्रेविटी उन्हें नीचे खींच लेती है और यही प्रोसेस कहलाता है मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। अब सवाल आता है, कुछ स्लोप जो है स्टेबल क्यों रहते हैं और कुछ अचानक क्यों फिसल जाते हैं। हर स्लोप पर जो है दो ताकतें काम करती हैं, शीयरिंग फोर्स जो नीचे खींचती है और शीयर स्ट्रेंथ जो इसको अपोज करती है, यानी कि मटेरियल्स को नीचे नहीं जाने देती, ये मटेरियल्स को पकड़ कर रखती है। अब अगर शीयरिंग फोर्स शीयर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो स्लोप जो है अनस्टेबल हो जाता है और मास मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसको आप एक सिंपल फॉर्मूला से समझ सकते हो। एफएस जो है यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये जो है शीयर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय शीयरिंग फोर्स होता है। अगर एफएस जो है ग्रेटर देन 1 होता है तो स्लोप जो है स्टेबल रहता है। अगर एफएस जो है वो लेस देन 1 होता है तो स्लोप जो है फेल कर जाता है और लैंडस्लाइड जो है शुरू हो जाती है। तो यानी कि स्लोप जो है वो फेल कब होता है? ये तब फेल होता है जब शीयरिंग फोर्स बढ़ जाती है, यानी कि डाउनवर्ड पुल जो है वो ज्यादा हो जाता है, और जब शीयर स्ट्रेंथ घट जाती है यानी स्लोप का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये दोनों जो कारण है नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट डीजे वार्न्स ने 1978 में बताया कि मास मूवमेंट के कारणों को दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एक्सटर्नल कोजेज और इंटरनल कोजेज। एक्सटर्नल कोजेज जो है ये शीयर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और इंटरनल कोजेज जो है ये शीयर स्ट्रेंथ को घटाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैटेगरी को, यानी कि फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस शीयर स्ट्रेस, यानी कि एक्सटर्नल कोजेज को। शीयर स्ट्रेस का मतलब होता है वो फोर्स जो स्लोप मटेरियल्स को नीचे की ओर खिसकाने की कोशिश करता है। जब ये फोर्स बढ़ जाता है और रॉक या सोइल की स्ट्रेंथ उसे रोक नहीं पाती तो स्लोप फेल हो जाता है और इस वजह से लैंडस्लाइड होती है। और ये जो है 5 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट जो तरीका है वो रिमूवल ऑफ लेटरल सपोर्ट। जब किसी स्लोप के नीचे वाला हिस्सा यानी कि जो उसका बेस है वो कट जाता है या हट जाता है तो ऊपर की लेयर को अब साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिलता और इस वजह से स्लोप अनस्टेबल हो जाता है। ये जो नेचुरल तरीके से भी हो सकता है और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी हो सकता है। नेचुरल तरीके के अंदर रिवर अपने किनारों को काटती है तो स्लोप जो है स्टीप हो जाता है और इस वजह से लैंडस्लाइड होती है। और ग्लेशियर्स के अंदर ग्लेशियर्स जो है वैली वॉल को कट कर देते हैं। सी वेव जो है कोस्टल क्लिफ को बार बार अंडर कट करती हैं। ये सब जो नेचुरल कोजेज हैं। अगर बात करें ह्यूमन कोजेज की तो रोड कटिंग, कैनाल मेकिंग, क्वेरिंग, ये सब जो एक्टिविटीज हैं स्लोप के बेस को कमजोर कर देती हैं और एज ए रिजल्ट बेस सपोर्ट हटते ही ग्रेविटी का खिंचाव बढ़ जाता है और लैंडस्लाइड या कोलैप्स हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सरचार्ज या ओवरलोडिंग ऑफ स्लोप की। जब स्लोप पर अचानक एक्स्ट्रा वेट आ जाता है तो शीयर स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये जो वेट है नेचुरल तरीके से भी बढ़ सकता है और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी बढ़ सकता है। भारी बारिश या बर्फ का जमा होना, लैंडस्लाइड के द्वारा डिपॉजिट होना, ये सब नेचुरल कॉजेज हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर बिल्डिंग, रोड, रिजर्वोयर, इन सब का जो एक्स्ट्रा वेट है ये शीयर स्ट्रेस को बढ़ा देता है। अगर बात करें ट्रांजिट अर्थ स्ट्रेस के बारे में तो जब अर्थक्वेक, ट्रेमर्स, ब्लास्टिंग या हैवी ट्रैफिक वाइब्रेशन होती हैं तो स्लोप में टेम्परेरी शेकिंग आती है। अगर स्लोप पहले से वीक है तो ये वाइब्रेशन एक ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। 2015 के अंदर नेपाल अर्थक्वेक में कई माउंटेन स्लोप जो है कोलैप्स हो गए थे। अगर बात करें रिमूवल ऑफ अंडरलाइंग सपोर्ट के बारे में, कभी कभी स्लोप के नीचे की परत घिसकर कट जाती है जिससे ऊपर की स्ट्रक्चर का फाउंडेशन कमजोर हो जाता है। जैसे कि रिवर या जो सी वेव है वो बेस को कट कर देती हैं। कास्ट रीजन के अंदर अंडरग्राउंड कैविटीज कोलैप्स कर जाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग और टनलिंग जो है ये सपोर्ट को रिमूव कर देती हैं और इस वजह से ग्राउंड जो है सबसाइड कर जाता है, वो नीचे धंस जाता है। अगर बात करें लैटरल प्रेशर के बारे में, कई बार स्लोप मटेरियल्स के अंदर एक्सपेंशन हो जाता है, रॉक पर अंदर से प्रेशर पड़ता है। फ्रीज एंड था साइकिल के अंदर क्रैक्स के अंदर पानी जमकर फैल जाता है और रॉक्स जो है अलग हो जाती हैं। क्ले जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं और अंदर से प्रेशर बढ़ जाता है। गैस और प्रेशर रिलीज से इंटीरियर टेंशन से क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ये भी जो है लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर सकती है।
फर्स्ट कैटेगरी में हमने वो कारण देखे थे जो स्लोप को खींचने वाली ताकत बढ़ाते हैं, यानी कि शियर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, ऐसे फैक्टर जो स्लोप को कमजोर करते हैं, यानी कि उसकी शियर स्ट्रेंथ को घटाते हैं। इसके अंदर आते हैं वेदरिंग, वाटर सैचुरेशन, स्ट्रक्चरल क्रैक्स, ऑर्गेनिक एक्टिविटीज और वीक सबस्ट्राटा। वेदरिंग जो है रॉक को अंदर से सॉफ्ट और क्रम्बली बना देता है। जैसे जैसे केमिकल वेदरिंग होती है, मिनरल्स टूटने लग जाते हैं और क्ले बन जाती है। ये जो क्ले है हाइड्रेटेड होती है और अपनी जो कोहेसिव क्षमता है उसको खो देती है, यानी कि जो चिपकने की क्षमता है उसको खो देती है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, रॉक और सोइल लेयर कमजोर हो जाती है, स्लोप की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और जो स्लाइड होने की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। अगर बात करें वाटर सैचुरेशन की, जब सोइल या रॉक में पानी भर जाता है आफ्टर हैवी रेनफॉल या स्नो मेल्ट की वजह से, तो पोर्स में मौजूद एयर की जगह वाटर ले लेते हैं। इस वजह से पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है और ग्रेन एक दूसरे से स्लिप करने लग जाते हैं और एज ए रिजल्ट फ्रिक्शन कम हो जाता है और कोहेशन जो है घट जाता है। वेट सोइल जो है सॉफ्ट होकर फ्लो करने लग जाती है, यानी कि जितना ज्यादा पानी होगा उतनी कम पकड़ होगी। अगर बात करें स्ट्रक्चरल क्रैक्स के बारे में, स्लोप में अगर पहले से फोल्ट, ज्वाइंट या फिशर मौजूद हो तो वो वाटर एंट्री के नेचुरल पाथवे बन जाते हैं। वाटर के अंदर जाने से रॉक और भी वीक हो जाती हैं। इंटरनल फ्रैक्चर्स जो है स्लोप की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं और वाइब्रेशन या रेनफॉल के समय स्लोप कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कि क्रैक्स जो होते हैं वो रेडीमेड स्लिप जोन होते हैं। अगर बात करें ऑर्गेनिक एक्टिविटीज के बारे में, बुर्रोविंग एनिमल्स यानी कि वो एनिमल जो बिल बनाते हैं जैसे कि रैट, टर्माइट्स, ये जो है सोइल को लूज कर देते हैं। उसके अलावा जो पत्ते गल सड़ जाते हैं जिनका डिगे होता है वो मिट्टी की बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं और एज ए रिजल्ट होता क्या है, सोइल जो है लेस कॉम्पैक्ट हो जाती है, स्लोप में वॉइड्स डेवलप हो जाते हैं और इस वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर बात करें वीक सबस्ट्राटा के बारे में, कई बार स्लोप के नीचे की परतें प्लास्टिक क्लेज या सॉफ्ट सेडिमेंट्स होती हैं जो प्रेशर आने पर डिफॉर्म या स्लाइड कर जाती हैं। एज ए रिजल्ट होता क्या है, ऊपर की लेयर मजबूत होने के बावजूद भी नीचे की वीक परतें स्लिप सरफेस बन जाती हैं जिससे पूरा स्लोप खिसक जाता है। हिमालयन फुटहिल्स में वेट कलेज और सेल्स जो है अक्सर इस तरह स्लोप फेल्योर कराती हैं। अगर बात करें ह्यूमन इन्फ्लुएंस के बारे में, आज इंसान जो है खुद मास मूवमेंट को बढ़ावा देता है। डिफोरेस्टेशन के जरिए जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो रूट हट जाते हैं और इस वजह से स्लोप जो है अनस्टेबल हो जाते हैं। हिल फार्मिंग की वजह से स्लोप डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब रोड या डैम्स बनते हैं तो बेस कट हो जाता है और एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अर्बनाइजेशन की वजह से हैवी लोड पड़ता है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पुअर हो जाता है। माइनिंग और ब्लास्टिंग की वजह से वाइब्रेशन से इंस्टेंट स्लोप कोलैप्स हो जाता है और इन सब की वजह से हिमालयन रीजन जैसे फर्जाइल जोन में लैंडस्लाइड, डेब्रिज फ्लो और जो स्लोप फेल्योर है वो काफी कॉमन हो गए हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट को, यानी कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। मास मूवमेंट के मेनली 4 टाइप हैं, फॉल, स्लाइड्स, फ्लोज और क्रीप। अगर बात करें फॉल की, जब रॉक्स जो है स्टीप क्लिफ से वर्टिकली गिरते हैं तो उसे कहा जाता है रॉक फॉल या डेब्रिज फॉल। ये जो है वीक जॉइंटेड रॉक्स के अंदर काफी कॉमन होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन रीजन के अंदर। और स्लाइड्स के अंदर पूरा रॉक मास जो है एक साथ नीचे गिर जाता है, जैसे कोई बड़ी स्लैब स्लोप के अलोंग स्लाइड हो जाए। रॉक स्लाइड के अंदर हार्ड रॉक जो है बेडिंग प्लेन के अलोंग स्लाइड करती हैं। डेब्रिज स्लाइड के अंदर लूज मटेरियल शीट वाइज मूव करते हैं। स्लंप या रोटेशन स्लाइड एक ऐसा मास मूवमेंट होता है जिसमें रॉक या सोइल का हिस्सा कर्व्ड सरफेस के अलोंग नीचे की ओर खिसकता है। इसे रोटेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मटेरियल नीचे जाते हुए थोड़ा घूम जाते हैं, थोड़ा रोटेट कर जाते हैं, जैसे कोई बड़ा ब्लॉक झुककर नीचे बैठ जाए। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब स्लोप की नीचे की परतें वेट या वीक क्ले की होती हैं, तो पानी जो है सिप सिप करके उन्हें और कमजोर कर देता है। ऊपर का बाहरी हिस्सा अपना बैलेंस खो देता है और कर्व्ड प्लेन के अलोंग नीचे खिसकने लग जाता है। मूवमेंट के दौरान अपर पार्ट जो है थोड़ा बैकवर्ड टिल्ट करता है, जबकि नीचे का हिस्सा फॉरवर्ड ब्लज करता है। अगर बात करें फ्लो की, ये सबसे डेंजरस और फ्लूइड लाइक मूवमेंट होता है। यहाँ पे रॉक, सोइल और वाटर मिलकर स्लरी बनाते हैं जो स्लोप से फास्ट डाउनहिल बहती है। अगर बात करूं फ्लोज के टाइप की, तो इसके अंदर डेब्रिज फ्लो आता है, अर्थ फ्लो आता है, मड फ्लो आता है और डेब्रिज अवलांच आता है। डेब्रिज फ्लो जो होता है ये जो है रॉक फ्रेगमेंट्स, सोइल और वाटर का मिक्सचर होता है। हैवी रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट के बाद जब स्लोप्स पर पानी ज्यादा जमा हो जाता है, ये मिक्सचर तेजी से नीचे की ओर बहता है। फ्लो इतना ज्यादा होता है कि वे साथ में पेड़, पत्थर, यहां तक कि जो गाड़ियां खड़ी होती हैं आसपास, इन सबको बहा ले जाता है।
ये जो डेब्रिज फ्लो है आपको माउंटेन एरिया और जो डिफॉरेस्टेड हिल्स होती हैं वहां पे देखने को मिलेगा। अगर बात करूं अर्थ फ्लो की, ये जो मूवमेंट होता है फाइन ग्रेन्ड वेट सॉइल के अंदर होता है। जब सॉइल में बहुत नमी आ जाती है तो वो धीरे धीरे नीचे खिसकती है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि आप टूथपेस्ट को दबाते हो तो दबाने में जब वो बाहर निकलता है तो कुछ इस टाइप का ही प्रोसेस यहाँ पे होता है। ये जो एक धीमा प्रोसेस है ये काफी दिनों या महीनों तक चलता है। ये मेनली आपको जेंटल स्लोप्स पे देखने को मिलेगा और मेनली ह्यूमिड हिल्स के अंदर। अगर बात करूं मड फ्लो की, मड फ्लो लगभग लिक्विड लाइक होता है। जब क्लाउड बर्स्ट या इंटेंस रेन स्टॉर्म में फाइन मटेरियल जैसे कि क्ले या सिल्ट पूरी तरह पानी में सैचुरेट हो जाते हैं तो वो तेजी से नीचे की ओर बह जाते हैं। इसकी जो स्पीड है काफी तेज होती है और ये जो फ्लैश फ्लड जैसा दिखता है। ये जो मड फ्लो है मेनली आपको एरिड और सेमी एरिड माउंटेन रीजन के अंदर देखने को मिलेगा जैसे कि लद्दाख, एंडीज। अगर बात करूं डेब्रिज एवलांच की, ये सबसे तेज और सबसे खतरनाक मास मूवमेंट होता है। इसमें रॉक, ट्री, स्नो, मड ये सब जो है एक साथ सुपर हाई स्पीड से नीचे की ओर गिरते हैं। डेब्रिज एवलांच आपको मेनली वोल्केनिक स्लोप्स या अर्थक्वेक जोन में दिखेगा। इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। 1980 का माउंट सेंट हेलेना इरप्शन जो कि यूएसए के अंदर हुआ था और इसकी वजह से मैसिव डेब्रिज एवलांच आया था। अब बात करते हैं क्रीप मूवमेंट की। क्रीप एक जो काफी धीमा मास मूवमेंट होता है। ये इतना धीमा होता है कि सालों या दशकों में ही नजर आता है, पर इसका असर काफी गहरा होता है क्योंकि ये जो है स्लोप्स को धीरे धीरे डिफॉर्म करता है। अगर बात करें क्रीप के कोजेस की, तो इसकी जो मेन कोजेस है वो टेम्परेचर चेंज, मॉइस्चर साइकिल और जो फ्रीज था एक्शन होता है, ये इसके मेन कोजेस होते हैं। टेम्परेचर चेंज की अगर बात करें, दिन में रॉक फैलते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं और रात में वो सिकुड़ जाते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है बार बार होता है और इसकी वजह से सरफेस पार्टिकल थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकते हैं। अगर बात करें मॉइस्चर साइकिल की, जब मिट्टी भीगती है तो वो फूलती है और सूखने पर वो सिकुड़ती है और इसकी वजह से छोटा छोटा जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अगर बात करें फ्रीज एंड थ्रो एक्शन की, कोल्ड एरियाज में क्रैक्स के अंदर पानी जमकर फैल जाता है और जब ये पिघलता है तो ढीली मिट्टी जो नीचे की ओर खिसकती है। बार बार ये जो फैलना, सिकुड़ना, भीगना और सूखना है, इसकी वजह से स्लोप पर जो है रॉक्स धीरे धीरे मूव करती हैं। क्रीप की जो है 3 टाइप होती हैं, सोइल क्रीप, रॉक क्रीप और सोलिफ्लेक्शन। सोइल क्रीप जो है ये लूज सोइल के अंदर होता है यानी कि ये आपको लूज टॉप सोइल के अंदर देखने को मिलेगा। बार बार वेटिंग और ड्राइंग और उसके अलावा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ये जो है सोइल के कणों को धीरे धीरे नीचे खिसकाते हैं, जिसकी वजह से स्लोप पर जो पेड़ और जो खंबे या जो दीवारें बनी होती हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक जाती हैं। ये मेनली आपको ह्यूमिड हिल स्लोप्स में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं इन एरिया के अंदर, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगर बात करूं रॉक क्रीप्स की, ये मेनली आपको ज्वाइंटेड रॉक्स में देखने को मिलेगा। टेम्परेचर चेंज और ग्रेविटी रॉक्स के भीतर माइक्रो मूवमेंट कराती है। लॉन्ग पीरियड में रॉक की लेयर टिल्ट या बैंड हो जाती है। रॉक क्रीप जो है मेनली आपको ओल्ड माउंटेन स्लोप और फ्रैक्चर्ड हिल फेसिस के अंदर देखने को मिलेगा। अगर बात करूं सोलिफ्लेक्शन की, ये आपको परमाफ्रोस्ट रीजन के अंदर देखने को मिलेगा यानी कि ये प्रोसेस जो है कोल्ड रीजन में होता है जहां पे परमाफ्रोस्ट मौजूद होती है। गर्मियों के अंदर जो अपर लेयर होती है वो पिघल कर गीली और स्लिपरी हो जाती है, पर नीचे की लेयर जो है वो अभी भी फ्रोजन होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो अपर था लेयर होती है वो धीरे धीरे नीचे की ओर ग्लाइड करती है। ये मेनली आपको आर्कटिक टुंड्रा, हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज, अलास्का और जो साइबेरिया का रीजन है वहां पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, मास मूवमेंट केवल डिस्ट्रक्शन नहीं लेके आता बल्कि अर्थ को रीशेप भी करता है। स्लोप और वैलीज को कंटिन्यूसली मॉडिफाई करता है। रिवर्स और ग्लेशियर को इरोजन मटेरियल देता है। टेलर स्लोप्स, डेब्रिज फैंस और अलुवियल प्लेन्स बनाता है। लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट, रोड, रिजर्वोयर इन सबको डैमेज भी करता है। सेडिमेंट लोड बढ़ने की वजह से फ्लड और जो सिल्टेशन है ये कॉमन हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। हमने इसके अंदर फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोटिक और बायोकेमिकल वेदरिंग, उसके साथ साथ जो मास मूवमेंट और जो मास वेस्टिंग है, इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।